Also, I would like to welcome all the students and all the teachers. Before proceeding further, I would like to tell you about Bonsla Military School, Nashik. The school was established by Dr. Balkrishna Shivram Munje under the Central Hindu Military Education Society in 1937 to create the military officers in our country. Currently in Nashik and Nagpur, there are many military schools, colleges, NDA academies under this institute. The institute has become the well-known institute in last 85 years in all over India. So this was about the Bonsla Military School, Nashik. Now I request Honorable Madhav Barve sir to take the charge and guide our students about the opportunities, various opportunities and exams and their preparation of defense services. मंचावर उपस्थित माननीय पाटणे सर, अनिरुद्धजी, समोर उपस्थित विविध संस्थांचे प्रतिनिधी आणि खेडच्या रोटरी स्कूल शाळेतल्या मुला मुलींनो, मैत्रिणींनो, सैन्य दलात जायचं असतं, मला लढायचं आहे असं तर लहानपणी आपल्या प्रत्येकाला वाटत असतं. कारण मुळातच असं असतं ना की कोणीतरी आपल्याला मारतोय म्हटल्यावर राग येतो आणि मग त्याला धोपटावं असं वाटत असतं. आणि मग छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या गोष्टी असतील किंवा रामाची, कृष्णाची गोष्ट असेल, यात आपल्याला असं दिसतं की वाईटाचा नाश करण्यासाठी कोणाला तरी मारावं लागतं. पण या मारण्याबरोबर मनामध्ये भीती पण असते. मला आठवतंय, माझा भाचा परदेशात राहतो आणि आमची भोसला मिलिटरी स्कूल ही शाळा आहे ना, ती एका गोष्टीसाठी थोडी तिचं नाव मुलांमध्ये वाईट आहे की एखादा मुलगा जर जास्त व्रात्य असेल, मस्ती करत असेल किंवा जास्त खाऊन जाडा झाला असेल तर त्याचे आई वडील काय सांगतात, तुला भोसलात टाकी ना, अशी भीती दाखवली जाते. तर तशीच माझी बहीण त्याला भीती दाखवायची, परदेशात आहे तो, तू जर जास्त मस्ती केलीस तर तुझा मामाच त्या शाळेमध्ये ट्रस्टी आहे, तुला भोसलामध्ये टाकीन मी. मग तो एकदा मला फोनवर म्हणाला, नाही मला भोसलात नाही जायचंय. म्हटलं का नाही जायचं? नो देन आय विल डाय. सैन्य दलात जायचं म्हणजे मरणच येतं का? तर मरायसाठी जन्म नसतो आपला, जगण्यासाठी, दुसऱ्याला मारण्यासाठी आपला जन्म आहे, हे लढाऊ वृत्ती शिकवत असते आपल्याला. तुम्ही सगळेजण 9वी 10वीतली मुलं आहात आणि त्यामुळे आपल्या देशाची, जगाची परिस्थिती पेपरमध्ये, टीव्हीवर तुम्ही बघत आहात. रशियाने आता युक्रेन नावाच्या देशावर आक्रमण केलेलं आहे. आपल्या देशामध्ये चीन, पाकिस्तान सारखे आपल्या बाजूचे देश सतत काही ना काहीतरी कुरापत्या करत असतात. देशा अंतर्गत पण आपल्याकडे बऱ्याच समस्या आहेत. काश्मीर अजूनही धुमस्त आहे आणि अर्थातच या सगळ्या समस्यांवर उत्तर काय आहे? तर आपण भारतीय जर सक्षम झालो तर स्वाभाविक समोरच्याला नरमाईने घ्यायला लागेल. मग पूर्वीच्या काळी युद्ध कशी व्हायची? तर ज्याच्याकडे शक्ती आहे, ताकदवान आहेत, तेच जिंकायचे. पण आताची युद्ध तशी आहेत का? मॅन टू मॅन फाईट असं म्हटलं जातं मिलिटरीच्या भाषेमध्ये. तर प्रत्यक्ष मॅन टू मॅन फाईट आता कमी होईल. आता टेक्नॉलॉजी वॉर्सचा काळ आहे. म्हणजे काही दिवसापूर्वी
जेव्हा चीनने डोकलाममध्ये आपलं चीनचं सैन्य उतरवलं आणि दोन्ही सैन्य एकमेकाला भिडली होती, आपण पेपरमध्ये वाचलं होतं, तिथे शस्त्र घेऊन जायचं नाही असं दोन्ही राष्ट्रांचा करार आहे. आणि त्यामुळे दांड्याला तारा बांधून त्यांनी मारलेलं होतं आपल्या सैनिकांना. मग आपणही जाऊन त्यांना योग्य तो प्रसाद दिला होता आपल्या सैनिकांनी सुद्धा. या डोकलामच्या वेळेला दिल्लीमध्ये जे इलेक्ट्रिकल पॉवर देतात, पॉवर ग्रीड नावाची केंद्र सरकारची संस्था आहे, त्या संस्थेच्या लक्षात आलं की एक खूप मोठा प्रॉब्लेम भविष्यात येऊ शकतो. आणि मग आपलं जे इंटेलिजन्स ब्युरो आहे IB, त्या अधिकाऱ्यांबरोबर पॉवर ग्रीडच्या अधिकाऱ्यांनी चर्चा केली. काय अडचण होती तर देशाची राजधानी दिल्ली, संपूर्ण नोएडा जिथे मोठमोठी उद्योग जगतातली कार्यालय आहेत, अख्खा हरियाणा, पंजाबचा काही भाग आणि उत्तर प्रदेशचा काही भाग, ह्याला ज्या पॉवर ग्रीडच्या सेंटर मधनं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय होते देशाची राजधानीला, तिथे 50 मोठे ट्रान्सफॉर्मर आहेत. एक ट्रान्सफॉर्मर आपल्या खालच्या ग्राउंड एवढा असतो मोठा. एका ट्रान्सफॉर्मरची किंमत 200-300 कोटी रुपये असते. अशा 50 ट्रान्सफॉर्मर्स हे चीनी बनावटीचे आहेत आणि त्याचा सगळा मेंटेनन्स ऑनलाईन चीन मधनं होतो. आपल्या देशात फक्त ते इन्स्टॉल केलेले आहे. चीन मधनच त्याचं सगळं नियंत्रण केलं जातं. देशाच्या इलेक्ट्रिकल सप्लाय करणाऱ्या इंजिनियर्सच्या ही बाब लक्षात आली की उद्या असं होऊ शकतं, डोकलाम मधनं खाली सैन्य येईल आणि दिल्लीची पॉवर निघून जाईल. आपली राजधानीकडनं काही संदेशच येणार नाहीत मिलिटरीला. सैन्य उभं आहे चीनच्या सीमेवर, पण त्याला जर संदेश आला नाही लढण्याचा तर ते लढणार नाही. जगातली भविष्यातली युद्ध ही वेगळ्या पद्धतीने होणार आहेत आणि त्याच्यासाठी अर्थात ताकदीबरोबर बुद्धिमत्तेची, टेक्नॉलॉजीची गरज लागणार आहे. आणि म्हणून तुमच्यासारख्या हुशार मुलांनी सैन्य दलात अधिकारी म्हणून जाण्याची गरज आहे. सैन्य दलात सैनिक म्हणून जाणं हा एक मार्ग झाला. प्रत्यक्ष लढणार, तुम्हाला प्रेझेंटेशन मध्ये अनिरुद्ध सर सांगतीलच गोष्टी याबद्दलच्या. पण अशा लढणाऱ्या 1000 जणांना, 20,000 जणांना नेतृत्व करणारे अधिकारी हे तुमच्यामधनं जायला पाहिजेत. आणि मुलींना सुद्धा आता याच्यामध्ये संधी आहे. या वर्षीपासून NDAला मुलींच्या सुद्धा प्रक्रियेला प्रवेशाला सुरुवात झालेली आहे. तर ह्या दृष्टीने जागरण व्हावं म्हणून आज आम्ही इथे आलेलो आहोत. हा पहिला उद्देश की सैन्य दलात अधिकारी म्हणून आपण जायला पाहिजे. देशाची सेवा करण्याची ह्याच्यासारखी दुसरी सुवर्ण संधी नाही. आणि विचार करा, तो युनिफॉर्म घालून इथे लावून पदक घालून तुम्हाला जेव्हा सॅल्यूट मिळतो, केवढा अभिमानाची केवढी गोष्ट आहे ती. दुसरी गोष्ट की ज्याच्यामध्ये भोसला काम करतं ते म्हणजे साहसी खेळ. आपल्याकडे एवढी मोठी किनारपट्टी आहे, आपल्याकडे एवढ्या मोठ्या डोंगर दऱ्या आहेत. किती जणांना चांगल्या पद्धतीने ट्रेकिंग करता येतं, किती जणांना चांगल्या पद्धतीने कड्यावर चढता येतं. पल्लवी वर्तक नावाची मुलगी आहे, म्हणजे आता तिचं वय 42-45-45च्या सुमारास असेल. महाराष्ट्रातले 100 सुळके तिने सर केलेले आहेत, पिनॅकल्स. एक मुलगी हे करू शकते. 100, 1-2 नाही. हे साहस आपल्या प्रत्येकामध्ये असतं. त्याला कुठेतरी वाव देण्याची गरज असते, नाहीतर ते साहस मोबाईल मधल्या व्हर्च्युअल गेम मध्येच आपण दाखवत असतो, जे प्रत्यक्षात काही नसतं. प्रत्यक्षात जमिनीवर आपण साहस आपलं दाखवलं पाहिजे, तर आपल्यामधून ते प्रकटेल आणि आयुष्यामध्ये ते तुम्हाला उपयोगी पडेल. आणि म्हणून आज सैन्य दलातल्या काय काय संधी आहेत. सैन्य दलात ऑफिसर बनायचं म्हणजे काय, नक्की परीक्षा कशी असते, ती काय विषयाची मला त्याच्यासाठी तयारी करायला लागते, ह्या विषयाची माहिती देण्यासाठी आज आम्ही इथे आलेलो आहोत. आपल्या सरांनी सुरुवातीला माहिती दिलीत, पण मी अजून थोडक्यात भोसला मिलिटरी स्कूल किंवा सेंट्रल हिंदू मिलिटरी एज्युकेशन सोसायटी याबद्दल माहिती देतो. 1937 साली डॉक्टर बाळकृष्ण शिवराम मुंजे यांनी ही संस्था नाशिकमध्ये सुरू केली. ते मूळ डॉक्टर होते डोळ्यांचे. त्या काळामध्ये मोतीबिंदू आणि या सगळ्या शस्त्रक्रिया फार किचकट होत्या,
पण डॉक्टरांनी स्वतःच्या अशा 2 शस्त्रक्रियेच्या पद्धती त्या काळामध्ये शोधल्या होत्या आणि ते त्यासाठी जगदविख्यात झालेले होते. असे डॉक्टरी पेशातले डॉक्टर मुंजे पहिल्या महायुद्धात डॉक्टर म्हणून सैन्य दलामध्ये नोकरीला म्हणून जर्मनीमध्ये युद्धाच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष युद्ध क्षेत्रावर कामगिरीवर गेले होते. आणि ते सैन्य अधिकाऱ्यांचं काम युद्ध प्रत्यक्ष डोळ्यांनी बघितल्यावर त्यांच्या असं लक्षात आलं की भारतामध्ये लवकरच आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळेल. म्हणजे 37 साली भोसला मिलिटरी स्कूलची स्थापना झाली, त्याच्या आधी ते युद्धावर गेले होते. लढणारे सैनिक भारतीय खूप आहेत, ब्रिटिशांच्या सैन्यात होते, पोर्तुगीजांच्या सैन्यात होते, पण त्यांना लीड करणारे, नेतृत्व करणारे, ऑर्डर्स देणारे अधिकारी हे सगळे परदेशी होते. मग देश स्वतंत्र झाल्यावर अधिकारी कोण असणार? आणि ही पोकळी त्यांच्या लक्षात आल्यामुळे त्यांनी 37 साली भोसला मिलिटरी स्कूलची स्थापना केली की आपल्या देशात सैन्य अधिकारी बनले पाहिजे. त्यांनी निर्णय घेतला पाहिजे. समोरच्या टेकडीच्या पलीकडे 40 अतिरेकी लपलेले आहेत आणि माझ्याकडे 5च जण आहेत किंवा 500 जण आहेत. त्यांना कशा प्रकारे त्यांचे मुडदे पाडायचे हा निर्णय त्या ऑफिसरला घ्यायचा असतो. त्याची एक चूक त्याच्या 5 जणांनाही ठार मारू शकते किंवा त्या 40 जणांचा सर्वनाश करू शकते. त्यामुळे त्या ऑफिसर्सचा निर्णय हा खूप महत्वाचा असतो. जबाबदाऱ्या असतात फार त्याच्यावर. एक ते पिक्चर मधलं वाक्य आहे ना, लायसन्स टू किल, मारण्याची दिलेली तुम्हाला शस्त्र आहे, त्याचा दुसरा अर्थ असतो की कोणाला मारायचं नाही. त्यामुळे हा जबाबदारीचा निर्णय घेण्याच्या क्षमता तुमच्यात यायला लागतात. असे अधिकारी निर्माण करण्यासाठी भोसला मिलिटरी स्कूलची स्थापना झाली. गेली 85 वर्ष संस्था कार्यरत आहे. अनेक विविध क्षेत्रात आपले म्हणजे सैन्य दलात अधिकारी गेलेलेच आहेत, पण त्या व्यतिरिक्तही अनेक क्षेत्रामध्ये या पद्धतीच्या शिक्षण प्रक्रियेतून तयार झालेली मुलं की ज्यांचं आयुष्य त्यामुळे बदलून जातं. एक व्यक्तिगत शिस्त लागते. तो मुलगा चालत आला की ती मुलगी चालत आली की कळते, अरे हे काहीतरी वेगळं पाणी आहे याच्यामध्ये. हे सगळं त्या पद्धतीच्या शिक्षणामुळे येतं. अशा पद्धतीने शिकून सैन्य दलात अधिकारी तुमच्यापैकी सुद्धा कोणीतरी जावं याच इच्छेने आज आम्ही तुमच्या पुढे आलेलो आहोत. मी पुन्हा एकदा पाटणे सरांना धन्यवाद देईन की त्यांनी ही संधी आम्हाला दिली. आणि आता मी अनिरुद्ध सरांना विनंती करतो की त्यांनी नक्की सैन्य दलात अधिकारी बनणं म्हणजे असतं काय, किती पगार मिळतो, मी मरणारच असंच असतं का, मारल्यावरचा आनंद काय असतो. आमच्या मुलींच्या शाळेच्या ज्या कमांडंट आहेत, परवाच त्यांना मी भेटलो होतो, शर्मा म्हणून, त्या सिग्नल्स मध्ये काम करायच्या. रडार आणि जे वायरलेस सिग्नल्स जातात त्यातल्या इंजिनियर होत्या. त्या म्हणाल्या की एका ऑपरेशनला मी स्वतः होते आणि एका टेररिस्टला मी स्वतः मारलं, जीपच्या पुढे मागे टांगून त्याला रस्त्यावरनं फरफटत नेलं. तो जो आनंद होता तो मी कधी विसरणार नाही. हा आनंद असतो मिलिटरी ऑफिसरच्या आयुष्यातला. त्या गोळीचं महत्व काय असतं, अशा अनेक विषयाचा तुमच्या आयुष्यामध्ये सुद्धा प्रवेश व्हावा याच उद्देशाने आम्ही इथे आलेलो आहोत. धन्यवाद. जय श्रीराम. Thank you so much, sir. Now I request Honorable Aniruddha Telang sir to guide our students. Good morning, everybody. A little charged up. थोड़ा और जोश चाहिए. How is the जोश? अरे यार, ऐसे थोड़ी हाई सर होता है. ऐसा हाई होना चाहिए कि खेड़ रेलवे स्टेशन से पुलिस ने आके पूछना चाहिए क्या हो गया. ठीक है? How is the जोश? अब ठीक लग रहा है. Now it is feeling like we are in a program which is dealing with military. So, good morning friends. My name is Aniruddha Telang and I am going to talk to you about what? Defense services. How you can join defense services? What do we mean by defense services? What is the structure of defense services? What is the scope of defense services, etc. How many of you want to join armed forces?
Wonderful. Ah, that's encouraging. Very nice. Shabash. Best of luck to all of you. Please put your hands down. Thank you so much. Very nice. So, let us understand what exactly is our army. See, army is not complete force. Army, like Mr. Barve shared with us, army is just one wing of defense services. Army, Navy, and Air Force. These are three conventional forces, and now two more are expected to add in. Cyber security and space. These two things are getting added. It will take time. Till the time that happens, we have to continue with the strength that we have, that we possess. So, how many of you know how exactly is army organized? What does it take to get into forces? They call it OLQ. OLQ is officer-like qualities. Okay. आप क्या चाहेंगे? एक ऑफिसर का ध्यान भटके या ना भटके? ना भटके, है ना? जैसे ये एक चमगादड़ घूम रहा है, तो हम में से सबका ध्यान वो चमगादड़ की तरफ है, जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं, उस काम पे हमारा ध्यान नहीं। और ऐसा हुआ तो हम अच्छे अफसर बन पाएंगे क्या? दोस्तों, ध्यान रखो, छोटी छोटी हरकतें, एक एक एक्टिविटी, एक एक मूवमेंट इंडिकेट्स इफ यू हैव इट इन यू और नॉट. डू यू हैव इट इन यू? Wonderful. If you have it in you, you will get through. See, the aim of today's program is to acquaint you with the structure of organization, the structure or functions of organization, army as an organization. What is the role? What are the responsibilities? What are the tasks? What are the areas of operations of Indian Armed Forces? Basically, any armed force will have two types of roles. One will be primary, and obviously the second will be secondary. What is the primary role of the armed forces? It is to protect the nation. It is to address all security related matters when it comes to a country, a nation. And the second part is to aid the civil services. जो सिविल अथॉरिटीज होंगी उनको उनके काम में मदद करना. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए, हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम सिर्फ जो मेरा डेजिग्नेटेड काम है वो पूरा कर ना पाए, तो मुझे औरों को मदद करने की भी ताकत मेरे अंदर होनी चाहिए. हम लोगों में से बहुत सारे लोग करते हैं. कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे कि जो अपनी पढ़ाई करके अपने दोस्त के लिए नोट्स लिख के देते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू डू इट? आई एम श्योर ओपनली आप लोग आपके टीचर्स के सामने एक्सेप्ट नहीं करते, पर अंडर द करंट यू ऑल डू इट, है ना? कभी किसी को छोड़ने जाना है, कभी किसी के लिए कुछ सामान लाना है, कभी किसी को किसी कोवर्ट मिशन में मदद करना है ना? तो हम करते हैं, राइट? That indicates that we have that capacity of performing the primary role plus the secondary role. If we elaborate upon our primary roles, see, these are the roles, these are the functions, these are the tasks that armed forces are required to carry out. What is that? Wartime fighting. जब परीक्षा की तैयारी है, जब परीक्षा में बैठना है, तो परीक्षा के पहले अपनी तैयारी पूरी होनी चाहिए, पूरी पढ़ाई होनी चाहिए. मेरे को सारे के सारे टॉपिक्स अच्छी तरह मालूम होने चाहिए, मेरे को वो टॉपिक्स के एक्सरसाइजेस सॉल्व करते आने चाहिए, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका जवाब देते आना चाहिए. दिस इज योर रोल राइट नाउ. यू आर केपेबल ऑफ डूइंग इट, यू डू इट, यू हैव दैट एबिलिटी, यू हैव दैट स्किल. एंड when the situation changes, फौजी का क्या रोल होगा,
तो बॉर्डर्स जो हैं, जो आपके कंट्री की सीमा रेखाएं हैं, उन सीमा रेखाओं को अपने आप को प्रोटेक्ट करना है अगेंस्ट एनी एक्सटर्नल एग्रेशन। बाहर से किसी देश का आक्रमण होता है, जैसे अभी यूक्रेन का उदाहरण बर्वे सर ने अपने सामने रखा। यूक्रेन ने अपने आप को कितना रॉबस्टली डिफेंड किया, देखा आप लोगों ने? कहां रशिया और कहां छोटा सा यूक्रेन, बट इतने दिनों तक, कितना 6 महीने के ऊपर हो गया वॉर, 6 months स्टेडफास्ट वो खड़ा हुआ है। ये कैपेसिटी सिर्फ फौजी के अंदर ही हमेशा देखने को मिलती है। मैं ये नहीं कहता कि बाकी लोगों में ये क्वालिटी नहीं होती, बट फौजी में ये मैंडेटरी क्वालिटी है। इसके बगैर आगे का सर्वाइवल कठिन है। नंबर 2, इंटरनल सिक्योरिटी। 26/11 अभी अप्रोच हो रहा है। 26/11 क्या हुआ था 26/11 को? यस, टेररिस्ट अटैक, इंटरनल सिक्योरिटी। यस, सॉरी सुन नहीं पाया हम। ताज होटल पे है ना टेररिस्ट अटैक हुआ था। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट। एड टू सिविल सर्विसेज, है ना? आप लोग देखते होंगे जब अपने महामहिम राष्ट्रपति टीवी पे दिखते हैं तो उनके पीछे 2 बहुत कड़क, ऊंचे, तगड़े ऐसे ऑफिसर्स खड़े हुए दिखते हैं। हाँ, आप लोग देखते होंगे कि छोटे मोटे जो इवेंट्स रहते हैं उसमें डिफेंस सर्विसेज के ऑफिसर्स को, डिफेंस सर्विसेज के एम्प्लॉयज को एंगेज किया जाता है। क्यों किया जाता है? खुदा न खास्ता कभी आप लोगों ने कर्फ्यू का सामना किया हो, कौन एक्शन में आता है? यदि परिस्थिति कंट्रोल के बाहर, नियंत्रण के बाहर जा रही है तो फौज को ही वहां पे आके काम करना पड़ता है ना? सो दैट इज एडिंग सिविल अथॉरिटीज एंड पीस कीपिंग ऑपरेशंस, है ना? यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स, नाम सुना है? ये एक ऐसा फोर्स है जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड, इंटरनेशनली एसोसिएटेड, इंटरनेशनली कॉन्स्टिट्यूटेड यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स को एड करने के लिए, मदद करने के लिए फॉर्म किया गया है। इस फोर्स के अंदर सभी देशों से डिफेंस सर्विसेज के लोग कंट्रीब्यूट करते हैं और वहां जाके अपना सर्विसेज डिलीवर करते हैं। राइट, दीज आर पीस कीपिंग ऑपरेशंस। सो इस प्रकार का लगभग काम करने का दायरा है। यदि हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो बेसिकली आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये तीनों को अलग अलग सर्विसेज, अलग अलग ओरिएंटेशन से स्ट्रक्चर किया गया है। स्पेसिफिकली अबाउट आर्मी, देयर आर 3 डिफरेंट ऑपरेशंस, 3 डिफरेंट स्टाइल्स, स्ट्रक्चर्स। एक होगा कॉम्बैट स्टाफ, एक होगा सपोर्ट स्टाफ और एक होगा सर्विसेज स्टाफ। हाँ, सो तीनों में अलग अलग प्रकार से हम लोगों को फोर्सेस में काम करना पड़ता है। क्या क्या होता है आर्मी के अंदर? सबसे जो मेजर कंट्रीब्यूटर है वो है इन्फेंट्री, है ना, जिसको हम थल सेना बोलते हैं। एक्चुअली थल सेना का ही ये सब हिस्सा है, थल सेना के ही ये अंग हैं। पर इन्फेंट्री यानी पैदल सेना जो जमीन पर वॉरफेयर करती है। आर्म्ड फोर्सेस, आर्मर्ड यानी जैसे चित्र में भी दिख रहा है, टैंक वाला जो रेजिमेंट होगा, टैंक वाला जो दस्ता होगा, उसको आर्मर्ड बोला जाएगा। ये आर्मर्ड का थोड़ा इतिहास है। देखिए, पहले के समय पे सेना को, जो हम लोग महाभारत वगैरह टीवी सीरियल देखा होगा तो वहां भी आपने देखा होगा, उसमें 3 हिस्से हुआ करते थे ना। एक जो पैदल दौड़ के युद्ध करते थे, एक जो घोड़ों पर से युद्ध करते थे, और एक जो रथ पे से युद्ध करते थे, है ना? 3 ही हिस्से हमको मालूम है। सो वो जो घोड़ों पे बैठ के युद्ध करते थे, ऐसे लोगों ने जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ, उनको नए इक्विपमेंट दिए गए। फिर टैंक, ये रेजिमेंट कैवेलरी से ट्रांजिट हुआ है। सो आर्मर्ड आर यूजुअली part of cavalry. Okay, then
मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री यानी क्या? अब हमने जो पहले के दो चीजें देखी जिसमें पैदल सेना है और टैंक है, तो वो दोनों को क्लब करके, दोनों को एमलगमेट करके एक नया फोर्स तैयार हुआ, उसको बोला गया मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, जो टैंक जैसे स्ट्रक्चर के व्हीकल्स में बैठते हैं और जरूरत पड़ने पर जमीन पे भी काम करते हैं। देन कम्स आर्मी एयर डिफेंस, है ना? आप लोगों ने त्रिशूल नाम सुना है? क्या है त्रिशूल? तो इट इज ए टाइप ऑफ इंडिजिनसली डिजाइंड मिसाइल, है ना? नाग, है ना, पिनाक, ये सब जो मिसाइल्स हैं इनको एयर डिफेंस वाले, आर्मी एयर डिफेंस ऑपरेट करता है। देन देयर इज आर्टिलरी, जिसको हम तोपखाना बोलते हैं। एविएशन है, जो हेलीकॉप्टर्स हैं, जो पैदल सेना है, जो इन्फेंट्री है, उसको सपोर्ट करने में इस्तेमाल की जाती है। कभी कभी एविएशन को अटैकिंग रोल में भी रखा जाता है। सो ये अलग अलग अंग हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आर्मी में एक विंग है जिसको हम बोलेंगे इंजीनियर्स, जिनका काम होगा अलग अलग जगहों पे टेम्पररी स्ट्रक्चर्स तैयार करना। ब्रिज हो, पानी के ऊपर, नदी के ऊपर का ब्रिज हो, किसी टरेन में, किसी खाई पे तैयार किया गया ब्रिज हो, ये सब काम करना इंजीनियर्स का काम है। देन इंपॉर्टेंट बात है ना, जैसे बर्वे सर ने अपने को बताया था कि इंटेलिजेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैसेट्स ऑफ फोर्सेस। अगर आपके पास में अंदर की जानकारी नहीं होगी तो आपका युद्ध उतना कारगर नहीं हो पाता है। सो इंटेलिजेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स दैट इज रिक्वायर्ड। सिग्नल्स का रेफरेंस अभी बर्वे सर ने अपने सामने किया, है ना? दो लोगों के बीच में क्या बातचीत हो रही है, अपनी बात को जिस जगह पे पहुंचाना है वहां पे किस तरीके से एनक्रिप्ट करके, किस तरीके से छुपा कर भेजा जाए, ये काम सिग्नल्स का होता है। इसके अलावा गोला बारूद, जो रसद होती है ना, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेंस, हाँ, सो आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, गोला बारूद की यातायात किस प्रकार से की जाए, ये ऑर्डिनेंस का काम। आर्मी सर्विसेज कोर, है ना, सबका फूड अरेंजमेंट्स है कि नहीं, लॉजिस्टिक्स का अरेंजमेंट है कि नहीं, जो उनका इक्विपमेंट है वो जगह पे मिल रहा है कि नहीं, ये सारे चीजें सर्विसेज को हैंडल करते हैं। देन कम्स आर्मी एजुकेशन कोर, जहां पे सेना के जवानों और ऑफिसर्स का ट्रेनिंग का फैक्टर एड्रेस किया जाता है। देन कम्स EME, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर्स। देन आर्मी मेडिकल कोर। ऐसे अलग अलग फंक्शंस में आर्मी काम करती है। कौन कौन से एरियाज में, कौन कौन से टरेन्स में काम करती है। तो देखिए आपके सामने जो चित्र है वो सियाचिन ग्लेशियर का है ना। ग्लेशियर के बारे में हमको सबको मालूम है कि पानी के कम टेम्परेचर की वजह से जम जाने के कारण इट फॉर्म्स ए टफ सरफेस, और इस टफ सरफेस पर हमको अपने आप को प्रेजेंट रखना पड़ता है, क्योंकि वो दैट इज पार्ट ऑफ अवर लैंड। इतनी ठंड में यदि मैं अपनी जमीन का, अपने एरिया का कोई हिस्सा नेग्लेक्ट करता हूं, तो हो सकता है कि वहां से एनक्रोचमेंट हो और उसके आगे जाके वो भूभाग मेरे को अपने नियंत्रण से छोड़ना पड़े। हमारा ये अनुभव है कि हमारा पड़ोसी जो देश है वहां से बहुत सी नोटोरियस एक्टिविटीज हमेशा होती रहती हैं। उसका परिणाम हमने अभी 1990 में, 99 में कारगिल वॉर के रूप में देखा। यह हमारा समझौता था कि ठंड के समय पे, जब एक्सट्रीम विंटर सीजन होता है, जब बर्फबारी बहुत तेज होती है, उस समय ना हम जाएंगे ना आप जाओगे। हम तो ईमानदारी से वापस आ गए, तो दूसरा जो हिस्सा था, दूसरा जो भाग था, उसने वैसा नहीं किया। उसने ठीक उसी समय पे अपने पांव वहां पे जमा के रखे, पर हमको उसके लिए कोशिश करके, काफी खर्चा करके, काफी
माल और काफी जानों को बलिदान करते हुए हमको वो हिस्सा वापस अपने पास लाना पड़ा। ये हमारा पुराना अनुभव है कि हम हर बार उनको पीटते आए हैं, पर फिर भी उसके ऊपर हमको फिर भी काम करना आवश्यक होता है। ऐसे टफ टेरेन्स में मुझे काम करना पड़ता है। और नॉर्थ ईस्ट का जो जंगली इलाका है, जहां बहुत ज्यादा सल्ट्री वेदर होता है, बहुत ज्यादा उमस होती है, ऐसे 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 क्षेत्रों में मुझे काम करना पड़ता है। इसका भी उदाहरण हमारे सामने है। 3 साल पहले म्यांमार जैसे देश में, छोटे से देश में जहां पे इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग नहीं है, फिर भी वहां पे उन्होंने एक टेररिस्ट कैंप बना के रखा था, जिसको हमारे फोर्सेस ने अंदर घुस के तोड़ के वापस काम शुरू किया। थार मरुस्थल है ना, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है जहां पे हमारे फोर्सेस काम करते हैं। रिवराइन, जहां पे पानी से भरा हुआ मड़ी इलाका होता है, वहां पे हमें काम करना पड़ता है। ऐसे सब टफ कंडीशंस में मुझे क्यों काम करना चाहिए? what should be the driving force behind my joining forces? तो दोस्तों, सबसे पहला महत्वपूर्ण कारण यह है, why should I join, is because that is the only force which gives me opportunity to serve the nation, looking at, considering, keeping in mind the supreme sacrifice that I might have to do. अपनी जान निछावर कर देने वाली बात सिर्फ फोर्सेस के अंदर होती है। सोचो, जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है क्या दुनिया में? और जब मैं वो देने के लिए तैयार हूं, तो उसका मतलब मेरी किसी भी हद तक कुछ भी कर गुजरने की मेरी तैयारी है। और ये तैयारी मुझे फोर्सेस में काम करने के साथ ही मिल सकती है। दूसरा कोई मादा नहीं है जिसके माध्यम से मैं ये कर सकता हूं। यहां पे बात खत्म नहीं हो जाती। यदि मैं किसी को कुछ दे रहा हूं, यदि मैं अपना खुद का जीवन देश के लिए समर्पित कर रहा हूं, तो मेरे सामने ये भी है कि मुझे भी उसके परिणामों में, उसके रिटर्न्स में बहुत सी चीजें मिलती हैं। कौन सी चीजें हैं? देखिए चित्र में क्या दिख रहा है। एक यंग ऑफिसर है, 22 साल का, और अब वो अपनी मां को सैल्यूट कर रहा है। थोड़ी देर के लिए यदि मैं ये चित्र बंद भी कर दूं और आपको पूछूं कि आप आपके जीवन में क्या करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि मेजॉरिटी, आप लोगों में से ज्यादातर लोग यही बोलेंगे कि मैं अपने माँ बाप को समाधान देना चाहता हूं, अपने पेरेंट्स की सेवा करना चाहता हूं। कितने लोग ऐसा बोलेंगे? जरा हाथ खड़ा कीजिए। ये देखिए, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने हाथ खड़ा नहीं किया। सब ये चाहते हैं कि हाथ नीचे प्लीज। सब ये चाहते हैं कि हम हमारे पेरेंट्स को खुश करें, पेरेंट्स को समाधान में रखें, पेरेंट्स की सेवा करें। वो उस चित्र में देखिए, वो जो माँ अपने लड़के को देख रही है, उसके चेहरे पे कितना समाधान है। 22 साल का छोटा सा लड़का अपनी माँ को जब सैल्यूट करता है, तो उसकी माँ को कितना आनंद होता है, इसकी कल्पना हम यहां बैठ के नहीं कर सकते। उसके लिए हमको खुद वहां जाके देखना पड़ेगा। ऑनर्स, हम अपने जीवन में बहुत सारी हरकतें करते रहते हैं, बहुत सारे अचीवमेंट्स करके रहते हैं, पर कौन से ऐसे अचीवमेंट्स हैं जिनके लिए हमको स्ट्रांगली रिकॉग्नाइज किया जाता है? मैंने मेरी क्लास में पहला क्रमांक प्राप्त किया, परीक्षा में बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई, परीक्षा के लिए बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई की, और परीक्षा में उत्तर इस प्रकार दिए कि मुझे सबसे ज्यादा मार्क्स मिले। साल में कितनी बार हमको रिकॉग्नाइज किया जाता है? एक बार, जब परीक्षा पूर्ण हो गई है ना, जब रिजल्ट आ गया, तो उसके बाद में हमको उसका रिवॉर्ड मिलता है। पर दोस्तों, ये तो बहुत बड़ी मेहनत वाला काम था। यहाँ छोटे छोटे माइलस्टोन्स जब आप अचीव करते हैं, 9 साल की सर्विस, 1 मेडल। कोई अभी जैसे स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हुए, उसका 1 मेडल। बहुत सी ऐसी चीजें जिनका हमारे डायरेक्ट एक्शन से संबंध नहीं होता है, उसके लिए भी हमें रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसके लिए भी मुझे रिवॉर्ड किया जाता है। ऑनर, इस विषय के लिए मैं आपको एक और छोटा सा उदाहरण देता हूं।
व्हाट्सएप देखते हैं आप लोग सब कोई? कितने लोग व्हाट्सएप नहीं देखते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। सब कोई व्हाट्सएप देखते हैं। उसमें कुछ दिन पहले एक वीडियो चला था, वायरल हुआ था। कुछ फौजी अपने यूनिफॉर्म में, वो कैमोफ्लेज वाला जो यूनिफॉर्म रहता है वो पहन के एयरपोर्ट पे आते हैं, और एयरपोर्ट पे जब वो चेकआउट करने के लिए बाहर निकल रहे होते हैं, उस समय वहां बैठे हुए जो पैसेंजर्स रहते हैं वो अपनी जगह से खड़े होकर उनके लिए क्लैप करते हैं, तालियां बजाते हैं। बताओ किसको करता है ऐसा कोई? सिर्फ सचिन तेंदुलकर यदि है तो उसके लिए लोग अपनी जगह से खड़े होकर ताली बजाते हैं, और आजकल विराट कोहली। उस स्तर तक। और मेरे को बताइए कितने 140 करोड़ की आबादी में कितने सचिन तेंदुलकर हैं, और उसकी तुलना में कितने फौजी हैं? फौजी बनने से मुझे उसी स्तर का सम्मान अपने आप मिलता है, ऑनर। चलो ठीक है, मैं समझ गया कि हमेशा पढ़ाई करने में बड़ा बोर होता है यार। कहीं तो भी थोड़ा सा मजा चाहिए, कुछ तो भी एनर्जी यूटिलाइज करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी चाहिए, स्पोर्ट्स चाहिए, कहीं तो भी ट्रेकिंग के लिए जाना है, कहीं तो भी किसी टूर्नामेंट में जाना है, कोई ऐसा स्पोर्ट करना है। पर प्रॉब्लम ऐसा है कि उसके ट्रेनिंग के लिए, उसके इक्विपमेंट के लिए पैसे बहुत खर्च करते हैं। हर बार पिताजी को बोलना पड़ता है, पापा नया बैट ले दो यार, ये पुराना हो गया, ये अभी टेक्निकली उतना एडवांस नहीं है, अभी नया एक क्या शूज आए हैं, वो स्पाइक वाले शूज और वो शेप वाले शूज, उसका सोल अलग है। कितने कारण है। हर बार पापा को पूछने से पापा फिर ऐसे ऐसे करके देखते हैं, है ना। और यदि आप फोर्सेस में ज्वाइन करते हैं तो मोस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट आपको फौज प्रोवाइड करता है। आप लोगों ने ओलंपिक्स का रिकॉर्ड सुना है? अभी पिछले कुछ सालों पे, एक साल भर पहले ओलंपिक्स में कुछ बहुत नाम हुआ था। किसका नाम हुआ था? कोई भी एक खड़े होके बताइए। नीरज चोपड़ा। कौन है नीरज चोपड़ा? नीरज चोपड़ा इज नॉट नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा इज सूबेदार नीरज चोपड़ा। ही इज एन आर्मी ऑफिसर। उसको आर्मी ने सिर्फ इसीलिए हायर किया कि ही वॉज गुड इन स्पोर्ट्स एंड ही कुड हैव शोन हिज मेटल। जो हमने पहले देखा ना, डू यू हैव इट इन यू। आपके अंदर वो काबिलियत है, आपके अंदर वो दमखम है, तो उसका इस्तेमाल आप फौज के साथ में इस प्रकार से कर सकते हैं कि जिसके माध्यम से विश्व के लिए आपका, आपके देश का, आपके समाज का, आपके परिवार का नाम विख्यात होता है। बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। हम सबको ही जानते हैं कि जीवन में एक कमीशन्ड ऑफिसर जिस प्रकार का जीवन जीता है, वैसा जीवन जीने के लिए किसी भी और करियर में बहुत समय गुजारना पड़ता है। बहुत मेहनत करने के बाद में जो जीवन शैली हासिल हो सकती है समाज में, वो डिफेंस सर्विसेज में आते साथ मिलना शुरू होती है ना। पेंशनरी बेनिफिट्स, ये तो ट्रिवियल चीज है। देखिए, जो फौजी होता है ना, वो पैसे के लिए काम नहीं करता, वो इज्जत के लिए काम करता है। इज्जत कौन सी? इज्जत खुद की, इज्जत खुद के समाज की, इज्जत खुद के देश की, इज्जत खुद के राष्ट्र की इज्जत के लिए। फौज ये एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसके माध्यम से आपको पढ़ने के लिए, आपको खुद को अपग्रेड करने के लिए, आपको खुद को डेवलप करने के लिए इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अरेंज किए जाते हैं। आप जिस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, उस फील्ड में आपको ट्रेन करने के लिए विदेशों में भेजा जाता है। जॉब सिक्योरिटी, अगेन, यदि इफ यू आर गुड, इफ यू आर सिंसियर, जॉब सिक्योरिटी विल ऑलवेज बी देयर एवरीवेयर, बट फोर्सेस recommend it because that is an important factor. गाइस, फौजियों में और बाकी के लोगों में फर्क दिखाने वाला ये एक कोटेशन है। लिखा हुआ है, we lead by example. See, lead by example. ऐसा नहीं कि है तुम ये कर दो, तुम वो कर दो, मैं कुर्सी में बैठ के रहूंगा,
ऐसा नहीं होता। यूजुअली कॉरपोरेट्स के बारे में ऐसा बोला जाता है, हालांकि वहां भी ऐसा नहीं होता, वहां भी जमीन पे उतरना पड़ता है, पर जो प्रतिशत है, जो परसेंटेज है, वो कम है। वी लीड बाय एग्जाम्पल्स, live by chance, love by choice and kill by profession। सी जो बर्वे सर ने अभी हम लोगों को बताया कि हमारे अंदर वो फायर होना चाहिए, हमारे अंदर वो आग होनी चाहिए कि अगर कोई चीज कहीं गलत हो रही है तो उसका प्रतिकार तुरंत करने की हमारे अंदर ताकत होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। और क्षमता ये खाली शारीरिक नहीं होती, ये मानसिक क्षमता भी होती है दोस्तों। जब आप मानसिक रूप से सक्षम हो तो शारीरिक क्षमता हो ना हो, आप लोगों ने वो भी देखा होगा। एक अभी इतने में एक वीडियो बहुत चला था, एक हाथी है और उसके सामने एक कुत्ता है। वो कुत्ता इतने जोर से भौंक रहा है कि हाथी डर के भाग जाता है। कौन सी काबिलियत है? दिमाग की काबिलियत, मानसिक क्षमता। सो यहां पे आपको इस प्रकार से ट्रेन किया जाता है कि killing an evil is not difficult for you. You can kill immediately, whenever you see, whenever you interact, whenever you come across. सामने के कुछ चित्र आप लोगों को उस फौज के अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में कुछ विजुअल्स दिखाएंगे। अब प्रश्न आता है दोस्तों कि हमारे लिए रास्ते क्या हैं, जो मेन आज का विषय है। हाउ टू ज्वाइन इंडियन आर्मी। नाउ वी सी 4 प्रकार के चित्र यहां पे दिख रहे हैं। 2 हेलीकॉप्टर हैं और 2 पानी वाली जगह हैं। इन सारी की सारी चीजों को ज्वाइन करने के रास्ते अलग अलग लेवल्स पे, अलग अलग स्टैंडर्ड्स पे डिफाइन किए गए हैं। इमीडिएटली हम लोगों के पास में जो रास्ता है वो है 12th, है ना, 12th लेवल एंट्री, 10+2 लेवल एंट्री। Then if you miss that chance, then you have graduate level entry. If you are in NCC, if you are a woman, there is possibility, there is chance, there is rather more promotion out for girls, ladies there. And then there is technical entry. NDA, IMA, technical entry scheme, JAGS, जिसको ये बोला जाता है जुडिशियल एंड एडजुडेंट ग्रेजुएट्स रिकॉर्ड, ग्रेजुएट सर्विसेज, JAGS. Then there is TGC, टेक्निकल ग्रेजुएट स्कीम। ऐसे अलग अलग स्रोत, अलग अलग रास्तों से हम लोग फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो मुख्य विषय यह है कि हम आज क्या किस बारे में विचार करने वाले हैं, किस बारे में बात करने वाले हैं। यदि एनडीए के स्पेसिफिकली बारे में बात करें, 12th के बाद 2 रास्ते हैं जिसमें हम लोग फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं। पहला रास्ता है एनडीए की रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम के बाद में एक एसएसबी इंटरव्यू होगा, उसके बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद में मेरिट लिस्ट, एंड देन यू आर फिट फॉर ट्रेनिंग। बट मैं जिसके बारे में पहले आपके साथ में जानकारी साझा करूंगा वो है टेक्निकल एंट्री स्कीम। दोस्तों, हम सबको ही बहुत अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने सुना कि आपके इंस्टीट्यूशन से बहुत से लोग आईआईटी में पढ़ने जाते हैं। स्वाभाविक है, आईआईटी में पढ़ने जाने के लिए मुझे जेईई नाम की परीक्षा का प्रिपरेशन करना पड़ता है। एक गुड न्यूज ऐसी है कि जेईई में यदि मेरी रैंक नहीं है, यदि मेरा स्कोर बहुत अच्छा नहीं है, तो भी फौज में जाने के लिए आपके रास्ते खुले हुए हैं। If you have appeared for JEE exam and qualified it, JEE qualified, gates are open. Only what you have to do is you have to score more than 75% in your HSC exam. 75% in HSC, JEE qualified, you are fit for going
डायरेक्टली टू एसएसबी इंटरव्यू। आपको रिटन एग्जाम पास करने की आवश्यकता नहीं है। डिटेल्स यहां पे उसी चीजों के बारे में, उसी एंट्री के डिटेल्स आपके साथ में साझा किए गए हैं। अक्टूबर के आसपास उसके एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, अक्टूबर एंड जून, है ना। सो ये 2 महीनों में आपको इसके एडवर्टीजमेंट्स देखने मिलेंगे किसी भी नेशनलाइज्ड न्यूज़पेपर में, नेशनल न्यूज़पेपर में, टाइम्स ऑफ इंडिया, इवन एम्प्लॉयमेंट न्यूज। और बेस्ट प्रैक्टिस मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि ज्वाइन इंडियन आर्मी, ज्वाइन इंडियन नेवी, ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, ये तीनों जो वेबसाइट्स हैं इनके ऊपर में कंसिस्टेंट वॉच रखिए, लगातार ध्यान रखिए। जो फ्लायर्स रहते हैं उसमें आपको ये देखने मिलेगा। लगभग इन महीनों के आसपास नजर बनाए रखिए, आपको वो देखने मिले। ये करने के बाद में यदि आप इस एंट्री से नहीं जाना चाहते हैं, या आप ये भी कर सकते हैं कि टीईएस के लिए भी कंटेस्ट कीजिए और एनडीए की भी प्रिपरेशन कीजिए। एनडीए की परीक्षा कैसी होगी? एनडीए के टोटल प्रोसेस के बारे में यदि हम बात करें तो बेसिकली सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम के बाद में एसएसबी इंटरव्यू होगा, एसएसबी इंटरव्यू के बाद, एसएसबी इंटरव्यू के बारे में जानकारी है आप लोगों को? एनीबॉडी नोज अबाउट एसएसबी इंटरव्यू? वेरी गुड। Maybe in such a big crowd, only one person knows about it. So let me share something about SSB interviews also. Guys, this interview is 5 days long interview. 5 दिन का interview होता है. Even IAS जो होता है ना, जो which are the topmost sought for services in our environment, वो इंटरव्यू भी मैक्सिमम 40 मिनट का होता है, पर ये इंटरव्यू एसएसबी का 5 दिन का होता है। क्या क्या होता है इसमें? तो पहले दिन आपका स्क्रीनिंग होता है, आपका आईक्यू टेस्ट होगा, जिसको बोला जाता है ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग। इस ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग में क्या पूछा जाता है? वर्बल, नॉन वर्बल, रीजनिंग के जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, वो 4 डब्बे बनाए हुए होंगे, उसमें आगे क्या आएगा ये बताओ, या ऑड मैन आउट क्या है ये बताओ। इस प्रकार के प्रश्न आपको उसमें देखने मिलते हैं। ऑब्जर्वेशन यहां पे बहुत आवश्यक है। जिन चीजों को ध्यान में रखना, जो इंपॉर्टेंट होती है, वो आप कितनी चीजें ध्यान रखते हैं। चलिए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। गाइस, दिस इज टेस्ट ऑफ लिसनिंग। ठीक है, मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा और इस स्टोरी के बाद में एक प्रश्न होगा जिसका उत्तर आप लोगों को देना होगा। ठीक है, शुरू करें। सी, आई विल नॉट रिपीट द स्टोरी, आई विल नॉट रिपीट द क्वेश्चन। यू विल हैव टू गिव मी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन ओनली वंस हियरिंग द स्टोरी। राइट? कैन वी स्टार्ट? आर वी रेडी? So the story goes something like this, that there was a plane, an aeroplane which was to fly from country A to country B. In the plane, there were passengers from country A, country B and country C. Right on the border of country A, the plane took off from country A. It went to the height of 30,000 feet, and at the 30,000 feet height, there was an air pocket which the plane entered, and there was a turbulence. The air turbulence was massive, and because of the air turbulence, the plane crashed. Right on the border of country A and country B, the plane crashed, and now the problem behind the officials concerned was, where should the survivors be buried? Should they be buried in country A, or they should be buried in country B, or they should be buried to the country they belong? Yes, any answers? Sir, you don't bury the survivors. So, guys, this is what is observation. कितने लोगों के ध्यान में आया कि मैंने बोलते बोलते बोल दिया कि
where should the survivors be buried? Those who noted it, please raise your hands. Be honest. Wonderful. Very nice. Hands down. Those who did it have that observation, and those who did not need to focus their listening skills in this direction. Okay, now let me test one more. Give me one more example of similar thing. Encyclopedia is a big word in Oxford Dictionary. Encyclopedia is a big word in Oxford Dictionary. Can you spell it? Anybody? Yes, quickly. 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Time's over. My dear friends, I had asked you to spell it. है ना? सो ये प्रसंगावधान, प्रेजेंस ऑफ माइंड हमको इस्तेमाल करना पड़ता है. इसी प्रकार की कुछ टेस्ट साइकोलॉजी से रिलेटेड होंगी, जो बेसिकली 4 स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स होंगी, और इन टेस्ट्स के माध्यम से आपका बिहेवियर चेक किया जाएगा. आपका बिहेवियर, जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स. भविष्य में आने वाले समय में आपका व्यक्तित्व किस प्रकार का तैयार होगा, इसके बारे में आप लोगों का एक लाइन तैयार किया जाता है. एंड इफ दैट लाइन इज according to the expectations of an officer like person, you are picked up. ये सब करने के लिए दूसरे प्रकार का जो टेस्ट है उसको हम बोलते हैं GTO's tasks, group testing officers tasks. So group में either you lead the group or you become part of the group. If you don't become part of the group, you are probably not suitable. है ना? क्योंकि जैसा हम लोगों ने अपने पुराने अनुभवों में भी सुना, हम लोग फौज में अकेले नहीं लड़ सकते, कोई काम अकेले नहीं हो सकता, मुझे ग्रुप में अपनी टीम के साथ, अपने लोगों के साथ काम करना पड़ता है. राइट? सो ये इस तरह के बिहेवियरल ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने के लिए इंटरव्यू किया जाता है, और इसके कारण समय ज्यादा लगता है. यदि मेरे अंदर वो है तो मैं निश्चित रूप से उसको पूरा कर पाऊंगा, पर इसकी जानकारी हमारे पास में होना आवश्यक होता है, क्योंकि यदि मेरे पास में जानकारी नहीं है तो शायद 11th आवर पे आई माइट फ्लंक. है ना? वेल, दिस इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फॉर NDA. सो एट योर लेवल व्हाट यू शुड रिमेंबर ऑलवेज इज देयर इज नो एंड. अपॉर्चुनिटीज आर एनॉर्मस. कितनी भी चीजें हमारे पास में होंगी, कितना भी शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज हमारे पास में होगा, आइदर वे हो या ना हो, अगर मैंने तय किया है, इफ आई डिसाइडेड, देन आई कैन डेफिनेटली मेक इट. इफ यू मिस द बस बाय चांस एट द लेवल ऑफ 12th, that is 10+2, there is still opportunity. When you become graduate, when you become the maybe science, arts, commerce, any graduate, you still have chance. You can go for CDSE, Combined Defense Services exam. है ना? It is comparatively easier exam to qualify. NDA की तुलना में CDSE आसान है. NDA की परीक्षा के बारे में मैं आपसे बताना रह गया. NDA के 2 पेपर्स होंगे, सिर्फ 2 पेपर्स, only 2 papers. One will be 120 questions, which will be for maths, and one will be 150 questions, which will include English 50 questions. है ना? 150 में से 50 questions only English. सोचो कितना आसान है. अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छी तरह समझ लेता हूं तो मेरे को 50 प्रश्नों का उत्तर तो ऐसे ही देते बनते. बचे हुए 100 प्रश्नों में से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स, और इसके अलावा जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ये सारे मिला के 100 क्वेश्चंस. है ना?
एग्जाम इज इजी प्रोवाइडेड यू आर फोकस्ड। यदि आपने अपना ध्येय तय किया है, एकलव्य की कहानी पता है सबको, है ना? यदि आपने अपना ध्येय तय किया हुआ है, यदि आपने आपका टारगेट, आपका गोल आइडेंटिफाई करके उसके लिए काम करने की तैयारी बना के रखी है, तो इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। लोग चिल्लाते हैं, लोग बड़े परेशान रहते हैं कि 6 लाख के ऊपर बच्चे एग्जाम देते हैं और उसमें से हार्डली 350 की 6 महीने में वैकेंसी है, और उसमें से अब तो 20 वैकेंसीज आर फॉर गर्ल्स ऑल्सो। नाउ गर्ल्स कैन ऑल्सो अटेम्प्ट दैट, है ना? और गर्ल्स के लिए स्पेशली मैं ये इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं कि आपने ये पेपर में भी पढ़ा होगा कि पहली बैच का जो मेरिट लिस्ट बना, उसमें ऊपर से 10 बच्चों में से 9 लड़कियां थी। सो गर्ल्स हैव दैट इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ adopting to situation and understanding information easily. आप लोगों के लिए हालांकि नंबर छोटा है, पर आप लोगों की काबिलियत ज्यादा है, तो आप लोगों ने निश्चित रूप से इसका ध्यान रखना चाहिए और उसके लिए कोशिश करना चाहिए। बॉयज, एज इट इज द फोर्सेस आर गवर्न्ड बाय मेन, है ना? सो व्हाट वी नीड टू डू इज नीड टू डिसाइड, डिटरमाइन। सोचो, आप अपने ही व्यवहार पे से जरा उसकी तुलना करके देखो। जो चीज आप ठान लेते हो वो करके दिखाते हो कि नहीं? जो घड़ी आपको चाहिए है, पिताजी कितना भी मना करें, आप वो ले ही लेते हो कि नहीं? जमा लेते हो कि नहीं? ठीक है, उसके लिए 1 महीना, 2-3 महीना, 5-6 महीना, साल भर लगता है, लेकिन जो चाहिए वो लेते हो कि नहीं लेते हो? If you can do there, why can't you do here? डिसाइड करने की देर है। मेरे को लगता है कि यहां पे आके मैं मेरा एक्सप्रेशन समाप्त करता हूं और आपके साथ में एक छोटी सी वीडियो शेयर करता हूं, जो समय समय पे मैं आई विल कीप इट फॉरवर्डिंग सो दैट यू गेट ए ग्लिम्स ऑफ व्हाट एग्जैक्टली इज एनडीए ऑल अबाउट। ये जो बिल्डिंग है, इसका नाम है सूदान हाउस। आपको पता है, ये जब भी कंस्ट्रक्ट हुआ तो सूदान के युद्ध में भारत ने उसको मदद किया हुआ था, और एज ए जेस्चर ऑफ रेसिप्रोकेशन ऑफ द ग्रेटिट्यूड, सूदान बिल्ट दिस कैंपस, और इसलिए इस पूरे कैंपस का नाम, इस बिल्डिंग का नाम सूदान हाउस रखा गया। सी, इमेजिन कीजिए, ऐसे इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ेंगे, ऐसे इंस्टीट्यूशन में आप आपका समय गुजारेंगे 3 साल तक, और वो भी सरकारी खर्चे पे। खाली सरकारी खर्चे पे नहीं, तो यहां जाने के लिए आपको महीने के 50,000 रुपए मिलेंगे। 50,000 रुपीज इज स्टाइपेंड फॉर दिस इंस्टीट्यूशन। इमेजिन। वहां पे आपको आपकी कौन सी वो मोटरसाइकिल है, ATF, ATB, क्या है वो, MTB, हाँ, उसमें जाने नहीं मिलेगा। ATF, हाँ, क्या वो, आई डोंट नो द ब्रांड नेम। आपको साइकिल से ही आना जाना करना होगा। See, this is the first day when you report in NDA. पहला काम क्या होगा, आपके सब वो पेपर वर्क हो जाने के बाद में आपका पहला संस्कार। Is divided into 6 zones.
या दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू. पहले दिन आपकी सारी हेयर स्टाइल बाजू कर दी जाएगी और आपको एक जैसा बना दिया जाएगा. In the center of India's National Defense Academy campus are the headquarters of the leadership housed in the Saddam block, poised into military officers. The need for implicit obedience to orders is hammered home over and over again. A horse-mounted adjutant keeps a watchful eye on the parade ground. Courses spread over 3 years and executed under the guidance of qualified physical training instructors. See guys, the quality of mess. ये सिर्फ इकलौता मेस है पूरे देश में जहां पे 2000 बच्चे एक साथ बैठ के खाना खाते हैं. 2000 people served. ऐसा भी नहीं कि लाइन लगा के बफे, nothing doing. Everybody is served on table. Where special attention is paid to table manners and etiquette. See this? This is how you are groomed. आपके अंदर ऐसे संस्कार भरे जाते हैं. आपके सीनियर से किस प्रकार से बात करना है, डिनर जो बिहेवियरल एटिकेट्स हैं, है ना, टेबल मैनर्स क्या हैं, इन सब के बारे में आपको वहां पे ट्रेनिंग मिलता है. खाली फौजी ट्रेनिंग नहीं, तो बिहेवियरल ट्रेनिंग, मेकिंग यू ए जेंटलमैन. अभी मैं मैडम से शेयर कर रहा था कि एनडीए के एंट्रेंस गेट पे लिखा हुआ है, वी टर्न बॉयज इनटू जेंटलमैन. आप जाते हो तो बच्चे रहते हो, छोटे छोटे किड्स रहते हो, बट जब आप बाहर पढ़ते हो वहां से 3 साल के बाद में, तो यू आर ए जेंटलमैन.
not an early morning at the NBA. Cadets are lining up for a marathon. Once every term, the entire lot of 2001 assembly trains and detailed practical instruction in Bali. Cadet Pragyan Mishra has always dreamt of flying. Before he can take to the skies, he must master the nuances of aviation. The cadets are demonstrating the Jaxi operation, which involves वीडियो इज क्वाइट लॉन्ग. कभी आप लोगों को फुर्सत हो, व्हेन इट इज पॉसिबल, ये वीडियो ध्यान से देखिए एंड ट्राई टू एक्सट्रैक्ट वैल्यूज आउट ऑफ इट. उसमें से जानकारी निकालने की कोशिश कीजिए. मैं आप क्विकली आप लोगों को इसके अंत में लेके जाता हूं. Before the passing out of the 134 course, the entire batch of 297 cadets pays homage to those slain in battle. A flag ceremony takes place in the Hut of Remembrance, where the martyred alumni of the MD8 are honored. It's a lavish affair, celebrating the graduating cadets' time at the academy. The dinner night is presided over by the commandant, who sits at the head of the table. As the military band plays, the entire academy is served in a single sitting. Everyone at the table breaks bread together. The staff have finished their meals at the same time as the norm. Finally, after 3 grueling years at the academy, it's the moment of fulfillment. The cadets graduate in a grand convocation ceremony in the Habibullah Hall. The cadets are granted graduate degrees and honored with accolades in order of merit by the chief guest, the governor of the state of Maharashtra, where the NDA is situated. From here on, the graduates will either join the Indian Military Academy, the Air Force Academy, or the Indian Naval Academy. I think all those things which I've learned in these systems, especially in the system, are going to I like In the early hours of a balmy May morning, the stage is set. It is the day of the ceremonial passing out parade of the 124 course. They've been preparing for all this fight. You know what these stakes are? There are people there, they should be coordinated. 20 different countries. You got fair number of players, you got stars in their eyes. They come to see your passing out parade. The quality of the parade makes the quality of the product. You cannot make them down on this. Will you get? The passing out parade is the final ceremony to mark the end of training at the NDA. It is perhaps one of the finest examples of a military parade. This is an extraordinary event for the Academy twice every year. Guys, one point I would like to tell you something about this passing out parade. आपने अभी एक कमांड सुनी है ना, परेड थम, करेक्ट? वो कोई माइक वाइक नहीं लगा हुआ है. वो अकेले लड़के की आवाज 10 एकड़ की जमीन पे गूंजती है. 10 एकर्स, 1 बॉय, 1 वॉइस, एक आदमी की आवाज. इतनी ताकत आपके अंदर भरी जाती है वहां पे. Official colors of the Supreme Commander of Indian Armed Forces and President of India are brought out by the cadets to join the parade. The chief of naval staff, Admiral D.K. Joshi, arrives in a traditional buggy designated for the chief guest.
Stella Meares and Katyana Mishra marched shoulder to shoulder with their classmates as they saw. 3 years ago, the rookie cadets were stepped off the bus and entered this establishment, foresaw a world of learning, training, early mornings, drills, competition, punishment, and camaraderie. They will undoubtedly leave the academy as strong, confident young gentlemen. The foundations of that कैसा लग रहा है? मेरे को आप लोगों के चेहरे पे जो स्माइल है वो बता रही है जो मैं सुनना चाहता था. Thank you so much for being patient, listening to it very well. My heartiest, my most sincere best wishes to all of you. Do aspire for career in armed forces. अच्छी तरह अपना खुद का डेवलपमेंट कीजिए और अपने जीवन का सक्सेस कीजिए. दोस्तों, ये करने के लिए एक सूत्र याद रखिए. दोस्तों, एक्सेलेंस इज नॉट बाय चांस, एक्सेलेंस इज हैबिट. आप जो भी काम करते हो उस काम को इस तरीके से करो, इस खूबसूरती से करो, इस माइन्यूटनेस के साथ में करो कि इट टर्न्स आउट टू बी एक्सेलेंट क्रीचर, एक्सेलेंट क्रिएशन. आई एम श्योर आप लोग भी वही सोच रहे हैं जो मैं आप लोगों के लिए सोच रहा हूं. आने वाले समय में आप लोगों में से बहुत से लोग आपके टेस्टिमोनियल्स इसी डायस पे दें. इस शुभकामना के साथ मैं मेरा प्रेजेंटेशन समाप्त करता हूं. धन्यवाद.